स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करें हमारा नमस्कार। आज के अंक में शामिल है वार्ता सकारात्मक सोच से स्वास्थ्य लाभ, भेंट वार्ता नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक और उपलब्धियां और जानवरों के काटने पर उपचार विषय पर बातचीत। स्वास्थ्य की कुंजी सकारात्मक सोच है। सोच और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। जानते हैं इस बारे में और हमारे अतिथि श्री उमेश मेहता से। सकारात्मक सोच उत्तम स्वास्थ्य है। लगभग 700 वर्ष पहले संत रविदास ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य के संदर्भ में कहा जा सकता है कि मन चंगा तो तन चंगा, अर्थात मन प्रफुल्लित तो शरीर स्वस्थ। प्रश्न होता है मन कैसे चंगा हो या प्रफुल्लित रहे? वह होगा सकारात्मक सोच से। सकारात्मक सोच या पॉजिटिविटी या कहें पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति हमेशा आशावान रहता है, सुखद सोचता है, हमेशा कुछ नया व अच्छा करने में विश्वास रखता है, निराशा को भी आशा में परिवर्तित करने में प्रयत्नशील रहता है। कहा जा सकता है कि सकारात्मकता एक ऐसी प्राकृतिक दवा है जो कठिन से कठिन शारीरिक व मानसिक दुखों में व्यक्ति को आशावान व ऊर्जावान बनाए रखती है एवं अवसाद से दूर रखती है। व्यक्ति को जीवन में हमेशा पानी का गिलास आधा भरा सोचने की मानसिक शक्ति प्रदान करती है, न कि नकारात्मक होते हुए आधा गिलास खाली सोचने। और यही एक स्वस्थ शरीर चाहता भी है कि वह हमेशा उत्साह व उमंगों से लबरेज रहे। किताबें बताती हैं कि सकारात्मक होते हुए जब भी बार बार असफल होने के बावजूद प्रयास किए गए तब एक न एक दिन सफलता मिली। कितने आविष्कारों, नई दवाओं, नई विधाओं के पीछे यही कहानी है। और सबसे ताजा उदाहरण तो कोविड-19 वैक्सीन का है। हिम्मत हार जाते तो जीवन हार जाता। सकारात्मक सोच हमारे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर परोक्ष व अपरोक्ष रूप से शुभ प्रभाव डालती है और शरीर को रोगों से लड़ने के लिए अधिक प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती है। सकारात्मकता या पॉजिटिविटी को समझने के लिए नकारात्मकता या नेगेटिविटी को पहले जानना जरूरी है। क्या है ये नकारात्मकता? कैसे ये हमारे विचारों में पैर पसारती है तथा किस प्रकार से ये नकारात्मक सोच व्यक्ति को अत्यधिक शारीरिक व मानसिक हानि पहुंचाती है, जिसके कारण अनेक रोगों की शरीर में उत्पत्ति होती है। नकारात्मकता में मनुष्य भय से युक्त होकर बुरे विचारों का अपने आसपास घरौंदा बना लेता है। हमेशा कुछ अनहोनी की ही सोच में रहता है, जिसके फलस्वरूप उसकी प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होने लगती है एवं यही भयग्रस्त नकारात्मक विचार शरीर में उत्पन्न करते हैं तनाव, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। यही तनाव परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से बहुत से जटिल रोगों का सादर आमंत्रण है शरीर के लिए। आज विश्व में तनाव, अवसाद या कहें स्ट्रेस या डिप्रेशन के कारण ही जनसंख्या का एक बड़ा भाग रोग ग्रस्त है, जो धीरे धीरे महामारी के रूप में उभर रहा है। तनाव में व्यक्ति हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। प्रत्येक वस्तु, आम जीवन के कार्यकलापों में उसे नकारात्मकता महसूस होती है। छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाता है, हमेशा भयभीत रहता है, हीन भावना उसे घेर लेती है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता उसका, हमेशा ही बुरा सोचता है, धीरे धीरे अवसादग्रस्त हो जाता है और स्थिति इतनी संवेदनशील हो जाती है कि व्यक्ति को चिकित्सक द्वारा सीडेटिव दवाओं पर रखना पड़ता है, जो कि बहुत हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। नकारात्मक सोच के कारण होने वाला तनाव एक स्वस्थ शरीर को भी कमजोर बनाकर उसे रोगग्रस्त कर देता है। कैसे? यह सरल आम भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। जब भी व्यक्ति तनावग्रस्त होता है या कहें स्ट्रेस में आ जाता है, तब शरीर में किडनी के ऊपरी भाग में स्थित एड्रेनल ग्रंथियों या ग्लैंड्स में एक रसायन प्रक्रिया होती है। ये ग्रंथियां दो प्रकार के रसायन या हार्मोन शरीर में प्रवाहित करती हैं। पहला है एड्रेनालिन और दूसरा कोर्टिसोल। ये दोनों ही हार्मोन तनाव के हार्मोन कहलाते हैं, जो स्ट्रेस होने पर बहुत एक्टिव हो जाते हैं और जो अनेकों बीमारियों का कारण बनते हैं बाद में, जैसे कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, दिल की अनियमित धड़कन, शरीर में कंपन, वजन का बढ़ना या घटना, बालों का तेजी से गिरना, मुहासे, महिलाओं में बांझपन, कैंसर, विभिन्न प्रकार के फेफड़ों के संबंधित बीमारियां, लीवर सिरोसिस, अवसाद या डिप्रेशन, शरीर की कोशिकाओं को नुकसान, कब्ज, नींद नहीं आना, शरीर में ट्यूमर का विकास होना आदि आदि।
जीवन में समस्याओं से तो सभी का सामना होता है, इनका सामना सकारात्मक सोच के साथ किया तो जा सकता है ना। तनावग्रस्त होना कोई नहीं चाहता, पर हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तनाव अवश्य है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। हिम्मत से सकारात्मकता के साथ सोच बदलते ही तनाव दूर किया जा सकता है। अगर पूर्णतः नहीं तो कम से कम थोड़ा कम तो किया जा सकता है। कहीं कोई दोस्ती नहीं करनी चाहिए तनाव से, पर तनाव हमेशा दोस्ती करने को आतुर रहता है। सकारात्मक सोच हमारे पूरे जीवन शैली को बदल देती है और हम स्वयं को महसूस करते हैं हल्का फुल्का प्रफुल्लित। अब प्रश्न है कि सकारात्मक सोच को कैसे जीवन में उतारें। यही आर्ट ऑफ लिविंग है, किंतु जितना ये कहने सुनने में सरल है उतना ही व्यवहार में लाने में कठिन। जानते समझते सभी हैं, पर जीवन शैली में अपनाना बहुत ही कठिन। मन मस्तिष्क में ये सकारात्मक सोच कैसे स्थापित हो, ये जानना भी जरूरी है। आइए प्रयत्न करते हैं। जैसे कि हम दृढ़ निश्चय करें कि जितना संभव होगा नकारात्मक नहीं सोचेंगे। यदि विचार आते भी हैं तो उन्हें झटक कर कुछ अच्छा सोचें। व्यक्ति हमेशा अपने मन से बात करता रहता है, जिसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। और यही कारण है कि हमारी सोच नकारात्मक सकारात्मक होती है। यदि कभी नकारात्मक विचार उत्पन्न हो तो उनके स्थान पर कुछ अच्छा सोचें, कुछ नया सोचें, कुछ खुशनुमा सोचें, जिससे कि सोच सकारात्मक हो जाए। चाहे वे काल्पनिक हो, फैंटेसी हो, लेकिन इससे तनाव दूर होगा, यह अवश्य है। कुछ हल्का फुल्का व्यायाम अवश्य करें, संभव हो तो योग की ओर भी अग्रसर हो। अच्छा साहित्य पढ़ें, जो आज के संदर्भ में शायद कठिन हो, कोई बात नहीं, अपने मोबाइल पर ही सकारात्मक चीजें देखें, अच्छा लगेगा। अच्छा संगीत सुने, सोलफुल म्यूजिक बहुत महत्वपूर्ण है तनाव रोकने में। मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सक ये मानते हैं कि म्यूजिक थेरेपी दवाओं को ज्यादा कारगर बनाती है। रोगी समय से पूर्व ही स्वस्थ होने लगता है। खिलखिलाए, मुस्कुराए, छोटी छोटी शरारतों में दिल लगाए। तनाव भगाना है ना। हीन भावना को पास ना आने दे, आए तो उससे दोस्ती ना बनाए। दूसरों से अपनी तुलना ना करें, सोचे जैसा भी हूं मैं ठीक हूं, नहीं तो जीवन जीना कठिन हो जाएगा। दोस्त बनाए, खूब उनसे बतियाए, पुराने सुखद क्षणों को याद करें, बाकी भूल जाए। वर्तमान में रहें, कल का पता नहीं। समस्याओं से भागे नहीं, उनका सामना करें सकारात्मकता के साथ और उनके हल खोजें। खुश रहने के नए नए तरीके ढूंढें। यदि उम्र दराज है तो बूढ़ा महसूस न करें, बूढ़ा शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। नकारात्मक लोगों की संगत से बचें, यह बहुत आवश्यक है सकारात्मक होने के लिए। प्रकृति से प्यार करें, उसे दोस्त बनाएं। व्यर्थ में तनाव की दवाएं न खाएं, यह हानिकारक हो सकती है। तनाव से शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया जो पूरे शरीर तक जाती है तथा नुकसान पहुंचाती है को रोकने का सबसे सुगम उपाय है सोच बदलें। जब भी नकारात्मक विचार उत्पन्न हो, तुरंत कुछ अच्छा उत्साहवर्धक सोचने की कोशिश करें। सच मानिए, फर्क महसूस होगा। हमारे विचारों का हमारे स्वास्थ्य के साथ सीधा संबंध है। जैसा सोचेंगे वैसी ही शरीर में रासायनिक प्रक्रिया होगी। अशुभ भावनाओं से भरे शब्द अशुभ प्रभाव डालते हैं तथा शुभ भावनाओं से भरे शब्द व विचार शरीर पर शुभ प्रभाव डालते हैं। हम सभी का जीवन चुनौतियों और संघर्षों से भरा पड़ा है एवं परिस्थितियां हमें निराश बना देती हैं। हम भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा चेतन मन एक समय में एक ही प्रकार के विचारों को पकड़ता है। ये विचार सकारात्मक व नकारात्मक हो सकते हैं एवं जिस प्रकार के विचार मन में लंबे समय तक बने रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए मनोचिकित्सक निराशा के समय में सकारात्मक संवाद पर जोर देते हैं, क्योंकि इन संवादों के समय उत्पन्न होने वाले सकारात्मक शब्द मन में अवसाद व निराशा के अंधेरे को दूर कर सकारात्मक आशाओं या होप्स के द्वार खोलते हैं। कहा जा सकता है कि सकारात्मक सोच हो तो सब संभव, स्वास्थ्य उत्तम तो सब उत्तम। वैसे उम्मीद पर दुनिया कायम है और जीवन है चलने का नाम। सकारात्मक सोच रखिए, स्वस्थ रहिए। सकारात्मक सोच से स्वास्थ्य लाभ। श्री उमेश मेहता की इस वार्ता के बाद प्रस्तुत है नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक और उपलब्धियों पर
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नेत्र चिकित्सक डॉक्टर स्वाति फुलझरे से ली गई भेंटवार्ता। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। आज के कार्यक्रम में क्या खास है वो हम आपको बता दें। हमारे स्टूडियो में है आज एक विशेषज्ञ जो आपको बताएंगी नेत्र चिकित्सा में हुए अब तक के विस्तार और विकास के बारे में। तो आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर स्वाति फुलझरे। आप एडिशनल प्रोफेसर हैं नेत्र चिकित्सा विभाग, RPI सेंटर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं खास तौर पर आंखों की? उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि भारत कहीं पे भी नेत्र विज्ञान में दुनिया में कम नहीं है। जो सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड ओवर अवेलेबल है वो हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है। जैसे कि आपने पूछा शालिनी जी कि क्या क्या बीमारियां होती है कॉमन, तो मैं आपको बताना चाहूंगी चश्मे की बीमारी है जो काफी कॉमन होती है, और उसके अलावा सफेद मोतियाबिंद होता है, काला मोतियाबिंद होता है, पर्दे की होती है। डायबिटीज का हमारे यहाँ पे इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। इस वजह से डायबिटीज की वजह से जो पर्दे में प्रॉब्लम आती है वो भी काफी कॉमन हो गई है आजकल। बच्चों में अगर ये होता है, मान लीजिए मोतियाबिंद, तो अगर इनका सही समय पर इलाज ना हो तो ये एक मतलब बच्चों की रोशनी को कम कर देता है। पर उसको पहचानना उतना ही कठिन होता है क्योंकि छोटा बच्चा ना तो अपनी बात बता सकता है, और परिवार में जैसे माता पिता हैं उनको भी सही समझ नहीं आता है कि इसको आंखों की समस्या है और इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें, मतलब घर पे कैसे पहचानें? जी, आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है शालिनी जी, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को, एक तो जब वो पैदा होता है तो नॉर्मली 1-1.5 महीने के बाद वो चीजों को देखना शुरू कर देता है, तो आप ये जरूर देखें कि अपने बच्चों के सामने कोई खिलौना या खुद भी जाए तो आप देखें कि क्या वो आपकी तरफ देख रहा है, क्या वो रोशनी की तरफ देख रहा है। अगर आप कोई चीज घुमाते हैं इधर उधर तो क्या वो उसको फॉलो करता है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये देखें कि बच्चों के आंखों में कोई सफेदी तो नहीं दिख रही है, जो बहुत जरूरी है। सफेदी कई बार मोतिया की वजह से होती है, पुतली की प्रॉब्लम की वजह से होती है, या पीछे अगर कोई ट्यूमर हो तो भी सफेदी होती है। तो इनको टाइमली इनका डायग्नोसिस करना और इनका इलाज करना बहुत जरूरी है। तो आंखों में सफेदी तो नहीं है, या आंखों में कोई तिरछापन, बहंगापन तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बहंगापन आया है। तो ये सारे लक्षण होते हैं बच्चों में नजर कम होने के। यानी इस तरह के कुछ अगर लक्षण दिखते हैं तो एक आई स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं और उनका परीक्षण जरूर करवाएं। और जैसे डॉक्टर साहब आपने कार्यक्रम के बिल्कुल आरंभ में बोला था कि हमें गर्व है कि भारत में सभी तकनीक है, सारी जो नेत्र चिकित्सा की आज की डेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो अवेलेबल हैं, सक्सेसफुली सारे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप सही समय पर बच्चे को, या अगर एडल्ट भी कोई है उसको परेशानी है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज संभव है। स्पेशली जैसे मोतिया का इलाज पहले हम बड़ा चीरा लगा के करते थे, अब ये लेजर असिस्टेड होता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू किया जाता है, इसलिए इसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी काफी कम हो गए। तो सक्सेस रेट ऑफ सर्जरी बढ़ गया है। लेंस हमारे पास एडवांस लेंसेस है, दूर पास दोनों के। तो ये सारी हमारे पास अब ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि पहले नहीं होते थे। और कौन कौन सी ऐसी तकनीक हैं जो अभी विकसित हुई हैं और भारत में अवेलेबल हैं, उपलब्ध है, जिससे कि इलाज किया जा सकता है? तो एक तो आपने मोतियाबिंद का बताया, और क्या ऐसा विस्तार और विकास हुआ है जिसको हम कह सकते हैं कि पहले ये नहीं होता था भारतवर्ष में और अब सफलतापूर्वक किया जा रहा है? जैसे एक मेरे दिमाग में आ रहा है कि आजकल बहुत आम है कि लोग चश्मा जो लग जाता है, आप बता रही हैं बहुत ही कॉमन है, पर उसको हटाने का एक ऑपरेशन करवा रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग करवा रहे हैं। तो ये एक नई तकनीक है क्या? जी, ये एक नई तकनीक है। पुरानी भी तकनीक थी लेकिन उसमें उतने सक्सेसफुल नहीं होते थे। अब नई तकनीक है, लेजर असिस्टेड तकनीक है, तो रिफ्रैक्टिव सर्जरीज कहते हैं हम उसे। वो काफी सारी तकनीक आती है उसमें, कुछ लेजर से ठीक होती है, कुछ लेंस असिस्टेड होती है। तो इन सब में ये जो नई तकनीक आ गई है इसकी वजह से सक्सेस रेट इम्प्रूव हो गया है। तो पहले जो हम बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे लगाने पड़ते थे या लोग लगाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि हमारा मतलब कॉस्मेटिक इफेक्ट खराब हो जाएगा, तो इन तकनीकों के जरिए हम ये सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व कर सकते हैं।
यानी कि अब कॉस्मेटिक्स पे भी बात हाँ, आ जी, चुकी जी, है, जी। क्योंकि पहले एक जरूरत थी। ये बताइए डॉक्टर साहब, अवेयरनेस बहुत आई है, अभी आपने बताया कि लोग आ रहे हैं, पर फिर भी हम ये देखते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, और खासतौर पर बच्चों में तो बहुत केसेस आंखों की समस्या के बढ़ रहे हैं। इसका क्या कारण आप समझती हैं? देखिए, बच्चों में जो हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं वो है बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर होना। रिफ्रैक्टिव एरर को अगर आम भाषा में कहा जाए तो चश्मे का नंबर आना। ये ज्यादातर इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि बच्चों ने बाहर खेलना कम कर दिया है, स्पेशली इन अर्बन एरिया। गाँव में तो शायद अभी भी बच्चे खेलते हैं और एक्सपोज्ड है। कोरोना की वजह से और ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ गई है क्योंकि सबको घर में बंद रहना पड़ रहा है। हमारे डिजिटल स्क्रीन का जो यूज है वो बढ़ गया है। लोग मोबाइल पे ज्यादा है, लैपटॉप टैबलेट पे ज्यादा है। इसकी वजह से बच्चों में नंबर आ रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँगी कि माता पिता इस बात का ध्यान रखें, जितना ज़रूरी हो उतना ही बच्चों को एक्सपोज कराए मोबाइल और टैबलेट से। जी, बहुत मुश्किल है जैसा आपने कहा, लेकिन हाँ, कोशिश करनी जरूरी है क्योंकि ये उनकी आंखों को भी इफेक्ट कर रहा है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि और कौन कौन सी ऐसी तकनीक विकसित हुई हैं जिनके बारे में आप चाहेंगे कि श्रोता जाने? जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे पहले पर्दे की भी प्रॉब्लम काफी होती थी इंडिया में। कुछ सालों पहले इलाज नहीं हो पाता था इतना ज्यादा, पर अब वो सारा हो सकता है। पर्दों की ऑपरेशन में भी काफी तकनीकी एडवांसमेंट आया है। टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गई है, सक्सेस रेट इम्प्रूव हो गया है। डायबिटीज की वजह से पर्दे खराब होते हैं, उसके लिए अब लेजर्स अवेलेबल है। लेजर के अलावा हम कहते हैं एंटी VEGF मॉलिक्यूल, जो एक ड्रग होता है। पहले आपको सिर्फ सर्जरी करवानी पड़ती थी, पर अब ये ड्रग होता है जिसको आई में इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्शन के द्वारा, तो उससे भी काफी कुछ प्रॉब्लम पर्दे की सॉल्व हो जाती है। फिर ROP जैसा भी है, वो भी काफी मतलब जो प्री मेच्योर बच्चों में देखा जाता है कि हमारी जो सर्जरीज की क्वालिटी है वो बढ़ गई है, तो इन बच्चों की भी साइट कुछ हद तक बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, कॉर्निया ट्रांसप्लांट, ये बहुत हम सुनते हैं कि ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए, तो इस तकनीक में भी कुछ सुधार आया है? बहुत ज्यादा, क्योंकि आई एम ग्लैड कि आपने ये क्वेश्चन पूछा कि इतना ज्यादा सुधार आया है कि पहले जैसे एक कॉर्निया हम एक इंसान में यूज कर पाते थे क्योंकि वो फुल थिकनेस होता था। अब तकनीकी सुधार की वजह से, एडवांसमेंट की वजह से हम उसको तीन अलग अलग लोगों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब जो फुल थिकनेस था वो पार्शियल थिकनेस हो गया, तो आगे का हिस्सा किसी और में लगाया, बीच वाला हिस्सा किसी और के लिए यूज किया। अच्छा। तो इस तरीके का भी, या पीछे का जो हिस्सा है वो किसी और में यूज करिए, इस तरीके का भी एडवांसमेंट मतलब अवेलेबल अगर है। एक आदमी डोनेट करता है आई, तो कई सारे लोगों को एटलीस्ट ज्योति मिल सकती दो है। लोगों को तो मिल ही सकता है। हम लगातार डिजिटल स्क्रीन का यूज करें, जिससे टायर्डनेस बहुत हो रहा है आंखों में, ड्राइनेस हो जाता है आंखों में, तो हम एक 20-20-20 एक रूल होता है जो हम कहते हैं, तो एवरी 20 मिनट्स 20 मीटर की दूरी पे देखना है 20 सेकेंड्स के लिए, तो वो उसका पालन करें। तीसरा ये है कि अगर आपकी नजर कम होती है किसी भी वजह से, तो प्लीज डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उसे इग्नोर ना करें। स्पेशली अगर आपको डायबिटीज जैसे बीमारी है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है काला मोतिया की, तो ये सारी बीमारियां इग्नोर ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करें। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में हुए विस्तार और विकास के बारे में हमारे साथ स्टूडियो में रही डॉक्टर स्वाति फूलझरे। आप एडिशनल प्रोफेसर हैं नेत्र चिकित्सा विभाग, RPI सेंटर, एम्स में। धन्यवाद देते हैं डॉक्टर साहब आपको, धन्यवाद। आप स्टूडियो में आई। धन्यवाद शालिनी जी, और धन्यवाद श्रोताओं। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक और उपलब्धियां, अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की नेत्र चिकित्सक डॉक्टर स्वाति फूलझरे से। आगे सुनते हैं जानवरों के काटने पर उपचार विषय पर डॉक्टर जुगल किशोर, सफदरजंग अस्पताल के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष से ली गई ये भेंटवार्ता। भेंट करता है नीलू सूरी। जब किसी इंसान को जानवर काटता है तो कहीं न कहीं शारीरिक घाव के साथ मानसिक घाव भी दे जाता है। शारीरिक घाव तो भर ही जाते हैं, लेकिन मानसिक घाव भरने में समय लग जाता है, और वो मानसिक घाव होते हैं डर और शंका के घाव। आज हम बात करेंगे कि भयानक बीमारी क्या हो सकती है अगर कोई जानवर इंसान को काट जाए,
और आज इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सफदरजंग अस्पताल में कार्यरत प्रोफेसर, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर जुगल किशोर। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जानवरों की बात करें तो अगर सिटी में जैसे दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो आपके अनुभव से कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके काटने से हमें सचेत रहना चाहिए? जो एनिमल बाइट है या कहना चाहिए जानवरों के काटने में सबसे कॉमन जो बाइट है वो हमारा डॉग बाइट है, या कुत्ते के काटने का बाइट सबसे ज्यादा है। कुत्ता और बिल्ली दोनों मिला लें तो 97% बाइट होते हैं। बाकी जो 2% होते हैं उसमें हमारे वाइल्ड एनिमल आते हैं, या फिर आप जंगल में गए तो वहां पर कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके संपर्क में आए और उन्होंने काटा। जो हमारे घरों के अंदर होते हैं उसमें जैसे कि चूहा है या बर्ड्स हैं या फिर हम स्क्वेरल्स होते हैं, इन पे भी काफी रहता है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश में बहुत तेजी से इसको नियंत्रण में करने के लिए जो गवर्नमेंट के और अदरवाइज बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, और एक जो नेशनल प्रोग्राम है रेबीज का वो चल रहा है, उसमें सभी को टीका लगता है। उसके हिसाब से हम कहेंगे कि काफी नियंत्रण में। डॉक्टर साहब, आपने अभी एक चीज का जिक्र किया कि रेबीज हो सकता है और उससे अक्सर देखा गया कि मौत भी हो जाती है। तो कैसे ये पहचाने कि ये जो है हमारे लिए एक भयानक स्थिति बन सकती है आने वाले समय में, और क्या हम सचेत हो जाए कि नहीं अब तो डॉक्टर के पास आना जरूर है? पहले मैं अगर प्राथमिक उपचार की बात करूं, फर्स्ट एड की बात, खून निकल रहा है तो कैसे करें, और छोटी चोट के लिए क्या किया? इसमें WHO ने बड़ा क्लियरली क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि अगर कोई भी जानवर जो वाइल्ड है उसके आप संपर्क में आते हैं तो वो एक तरह का खतरा बन जाता है आपका। और उसने आपको लीक किया, या हमारे जो सड़कों पे कुत्ते होते हैं अगर उसने कोई लीकिंग या स्क्रैच किया या बाइट किया तो उनका कैटेगरी किया है। इंटैक्ट जो स्किन होती है, हमारी जो स्किन है उस पर रेबीज के वायरस अगर लगे तो वो अंदर नहीं घुसते। उसके लिए स्क्रैच होना चाहिए या बाइट होना चाहिए। तो अगर वो सिर्फ लीक करता है तो हम कैटेगरी 1 कहते हैं। उस केस में भी हम उसका इलाज करेंगे। इलाज में ये आता है कि उसको अच्छे से धोना है ना, तो ये सबसे पहला काम है। और जो तीनों कैटेगरी है, 3 कैटेगरी इसमें डिवाइड की है, तो कैटेगरी 1 के अंदर भी उसको पानी से और साबुन से उस जगह को बहुत अच्छे से धोना है। उसके बाद में कुछ नहीं करना है अगर आपकी स्किन बिल्कुल ठीक है। अगर स्किन के अंदर जैसे आपके मुंह के अंदर या आंख के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अगर वहां पर उसका लीक हो जाता है तो डेफिनेटली वो कैटेगरी 2 हो जाता है। या कोई स्क्रैच हुआ है, सिंपल स्क्रैच हुआ है, तब भी वो कैटेगरी 2 हो जाता है। कैटेगरी 3 में वो आते हैं जिसमें खून निकलना शुरू हो जाए या फिर वो बहुत ज्यादा डीप काट ले, उसको हम कैटेगरी 3 में डालते हैं। कैटेगरी 3 में वो भी लोग आते हैं जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जैसे कि जिसको एड्स है या कोई बहुत दिनों से कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाएं चल रही हैं, तो कैटेगरी 2 वाले लोग भी उसके कैटेगरी 3 में बन जाते हैं क्योंकि उसमें खतरा हमेशा बना रहता है। तो कैटेगरी 3 का जो इलाज है वो डिफरेंट है, कैटेगरी 1 का अलग है और कैटेगरी 2 का अलग है। डॉक्टर साहब, अगर इंजेक्शन की बात करें, आपने कहा इलाज सबके अलग है, अगर खरोंच लगी है तो क्या उसमें इंजेक्शन लगेंगे? या ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें जो कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 1 का बताया कि आपको सिंपल वॉश करना है, पानी और साबुन से वॉश करना है। कैटेगरी 2 और 3 के अंदर भी आपको सबसे पहला जो काम करना है, घर पे ही काम करना है कि सभी लोगों को जब भी इस तरह का कोई बाइट हो तो आपको पानी और साबुन से उसको 15 मिनट तक धोना है। उसके बाद में फिर उसके ऊपर हम बीटाडीन या अल्कोहल लगाते हैं, या आप वोकाडीन है या आयोडीन का कोई हुआ है, वो एंटीसेप्टिक होता है जो एंटीवायरल भी होता है, उससे वायरस मर जाते हैं। और ये भी है कि अगर वो वुंड काफी बड़ा है तो हम कभी भी उसको क्लोज नहीं करते। तो ये उस कंडीशन में आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है। कैटेगरी 2 में और 3 में कोशिश करते हैं कि कैटेगरी 2 में हम रिग जो देते हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में देते हैं। जितने भी हमारे वुंड्स होंगे उनमें हम रिग जरूर देंगे। उस रिग का मतलब है कि इम्यूनोग्लोबुलिन को हमें इन्फिल्ट्रेट करना है, उसको वुंड के चारों तरफ डालना है। और अगर वो कम तादाद में और वुंड बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में उसको डाइल्यूट करके भी हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सीरम की बात आपने कही, तो डॉक्टर साहब सीरम कितने समय में लग जाना चाहिए? इसके साथ एक प्रश्न मेरे और दिमाग में चल रहा है, डॉक्टर साहब टीटी कई लोग नहीं भी लगवाते और कई बार लगवा लेते, तो कितना जरूरी है टीटी का लगवाना? ये 2 प्रश्न है, हम दोनों अलग अलग ले लेते हैं। इसमें क्या है कि रिग को हम कितना पहले लगाएं, जितना जल्दी हो सके उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास में ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं। फॉर्चुनेटली कई तरह की एंटीबॉडीज हैं, उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी अब WHO ने अप्रूव कर दी है। जो गवर्नमेंट अप्रूव करता है वो हमारा ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन है या फिर इक्विन जो कि हमारा हॉर्ट से बनता है। टेटनस का ऐसा है कि जब कभी भी कोई भी इंजरी होती है वहां पर हमारे चांसेस होते हैं कि टेटनस हो जाए। अगर वो वाइल्ड है या आपके वहां पर कोई रेत लग गया, मट्टी लग गई या कोई भी गंदी चीज लग गई तो आपको टेटनस के स्पोर वहां पर लग सकते हैं। अगर आपको
ऑलरेडी टेटनस के इंजेक्शन हर 5 साल बाद लगते रहते हैं, तो आपको ज्यादा चिंता की बात नहीं है। एक सिर्फ बूस्टर देने की जरूरत पड़ती है। और अगर पिछले आपके 3 साल के अंदर आपको ऑलरेडी वैक्सीन लग चुका है तो आपको वॉश करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्क्रैच होता है, माइल्ड आपको इंजरी होती है। जब तक कि वो ज्यादा इंजरी ना हो जिसमें कि मसल्स निकल आती हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उस केस में आप बूस्टर लगा दें। और बूस्टर लगाने के बाद में फिर आप 5 साल के लिए फ्री हो जाते हैं। 5 साल के लिए आपको टेटनस टीटी नहीं देने की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब, अगर पालतू जानवरों की बात करें और वो वैक्सीनेटेड है और अगर वो काट लेता है किसी को, तो क्या एंटी रेबीज वैक्सीन या सीरम की जरूरत मैं है? आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि एनिमल बाइट में ये जो हमारा एक तो बर्ड का, स्क्वेरल का और रैट, इसमें अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया कि उससे रेबीज हुआ है। इसलिए रेबीज इस कंडीशन में आपको नहीं लगवाना है और आपको सिर्फ वॉश करना है और कुछ नहीं करना है। एंटीसेप्टिक कोई सोल्यूशन लगाइए, बस खत्म। अगर जब तक कि रैट वाइल्ड ना हो। डॉक्टर साहब, कई बार ब्लीड बहुत ज्यादा कर जाता है, प्राथमिक उपचार क्या रहेगा? उस पे ब्लीडिंग कहीं से भी होती है तो हम जैसे फर्स्ट एड होता है, हम उसको प्रेशर पॉइंट होते हैं, कम प्रेशर पॉइंट से उसको दबाने की कोशिश करते हैं। जब वो हॉस्पिटल जाएगा तो उसको वॉश करके और वो फिर कोशिश करेंगे कि ओपन सुचर बोलते हैं कि उसमें हम उसको बिल्कुल बंद नहीं करते बल्कि ब्लीडिंग्स को रोक के और फिर एक ओपन सुचर लगा देते हैं। क्योंकि रेबीज के अंदर हमें कभी भी मसल्स को या फिर स्किन को बिल्कुल टाइटली बाइंड नहीं करना चाहिए। इसलिए किसी भी तरह की बैंडेज, किसी भी तरह की पट्टियां उसमें अलाउड नहीं होती। उसको जितना ओपन रखा जाए उतना अच्छा है। डॉक्टर साहब, ये तो हुई पालतू जानवरों की बात। अक्सर देखा गया जो गली के कुत्ते अगर काट लेते हैं या कोई बिल्ली काट लेती है और उनके मुंह से भी पानी आ रहा होता है और कुछ इस तरह से उसकी हालत ऐसी होती है सीरियस, जैसे थोड़े दिन बाद वो मर भी जाता है, ऐसे केस में कितना सतर्क रहना चाहिए? एक तो ये कि अगर कोई भी कुत्ता इस तरह से या कोई बिल्ली या कोई भी जानवर इस तरह से बिहेव करता है कि वो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, वो घबराया हुआ है, कोशिश करता, अनप्रोवोक्ड बाइट करने की कोशिश करता है, तो हमें मान लेना चाहिए कि ये डेंजर है और उससे तो डेफिनेटली अवॉइड करना है हमें। अगर वो काट लेता है तो हम मान के चलते हैं कि रेबीज होगा, तो इसलिए हमें पोस्ट रेबीज वैक्सीनेशन जैसे बताया कैटेगरी 1, 2, 3 लगाना ही लगाना है। लेकिन जो घर के कुत्ते काटते हैं उसमें अगर उसने वैक्सीन लगवाया हुआ है तो ये देखा गया कि वैक्सीन लगे हुए कुत्तों के अंदर भी जो हमारे पालतू होते हैं उसमें भी चांसेस होते हैं हमारे कि उसको रेबीज हो सकता है, इसलिए हमारे को वैक्सीन लगवाना होता है। ये जरूर करना चाहिए कि उस कुत्ते को हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारे घर में है या आसपास में तो हमें पता है, तो हम देखते हैं कि जिसमें भी कभी सिम्टम शुरू हो जाते हैं, जैसे आपने बताया कि राल गिल रही है या फिर वो पागल सा घूम रहा है, तो ये देखा गया कि विद इन 8 डेज दिस टाइप ऑफ डॉग, इस तरह के कुत्ते या बिल्ली मर जाते हैं। तो अगर हम उन्हें 10 दिन तक ऑब्जर्व करते हैं, 10 दिन तक अगर वो जीवित रहता है तो हमारे को चिंता की जरूरत नहीं है। जो हम वैक्सीन शुरू किया है उसको हम प्री एक्सपोजर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें क्या है कि पोस्ट एक्सपोजर में हमारे को इंट्रामस्कुलर 5 इंजेक्शन देने होते हैं। एक 0 डोज जो कि जिस दिन भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो 0 हो जाती है, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन, फिर 28वें दिन। ये इंट्रामस्कुलर है, लेकिन पूरे इंडिया में अब गवर्नमेंट इंट्राडर्मल दे रही है। इंट्राडर्मल में डोज कम लगती है और आपको सुरक्षा अच्छी मिलती है, तो उसी डोज में काफी लोगों को कवर कर सकते हैं। तो इसमें इंट्राडर्मल हम फर्स्ट डे देते हैं, 3rd डे देते हैं, 7th डे देते हैं। डॉक्टर साहब, खाने के लिए अक्सर बोला गया है कि अगर जब ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो कुछ मांस जैसी चीजें नहीं खानी चाहिए, अल्कोहल नहीं ले, इसमें कितनी सच्चाई और बिल्कुल कितना जरूरी है? आपने ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हमें खाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप बिल्कुल संतुलित आहार लीजिए, कोई स्पेशल चीज नहीं लीजिए। लेकिन जो मना है वो ये है कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, अल्कोहल ना ले, बहुत किसी भी चीज का आपका ड्रग का सेवन कर रहे हैं वो ना ले। ये भी देखा गया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर ले रहे हैं तो उसको उस वक्त ना लें। तो जो चीजें हमारे एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को कम करेंगी हमें चाहिए कि नहीं करें, और संतुलित आहार ही लेना होता है। इसमें कोई स्पेशल आपको न्यूट्रिशन खाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का विषय है कि जानवर के काटने से क्या समस्याएं होती हैं और उपचार, मेरे मन में, जहन में एक बार बार प्रश्न आ रहा है कि कहाँ हम सतर्क रहें कि कुत्ता या बिल्ली या जानवर हमें काटे ही ना। क्या हम कभी कभी गलत हो जाते हैं? बिल्कुल, जैसे पेड़ होता है उसकी तरह आप खड़े हो जाएं, बिल्कुल मूव ना करें। अगर आप कुत्ते की वजह से या बिल्ली की वजह से गिर गए तो भी ये रहे कि आप उठने की कोशिश ना करें, आप बिल्कुल गिरे रहें। आप ये ध्यान रखें कि कभी भी कुत्ता या बिल्ली जब वो सो रहा हो या खा रहा हो, आप बिल्कुल उसको ना टच करें। ये बहुत ही खतरनाक होता है कि वो उसी वक्त में ज्यादा अपने आप को इरिटेट समझता है और वो अटैक करता है। जो हमारे अपने पालतू कुत्ते भी हैं उसमें भी छोटे बच्चे हैं, उनको बिल्कुल अनसुपरवाइज ना छोड़ें। कोशिश ना करें कि उस पर ज्यादा आप प्यार उमड़े, बिकॉज वो जानवर है। जानवर डेफिनेटली वो हमसे भी डरता है, उसी डर में ही वो अपने आप को कोशिश करता है कि बचाने की वजह से वो काट लेता है। डॉक्टर
डॉक्टर साहब आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जानवरों के काटने पर उपचार, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे सफदरजंग अस्पताल के सामुदायिक विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जुगल किशोर। इसी के साथ हमारी सेहत का ये अंक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।